दोस्तों नमस्कार। 9 जून को भारत की के प्रधानमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने शाम को दिल्ली में राष्ट्रपति से शपथ ली। एक सरकार जो इस शपथ के साथ, इस वायदे के साथ उस वक्त शुरू हो रही थी कि भारत की अखंडता, भारत की जो सॉवरेनिटी है, भारत की जो डेमोक्रेसी है और उन सब के ऊपर भारत के जो 140 करोड़ वी द पीपल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल कहते हैं, उनकी रक्षा, सुरक्षा, उनकी खुशहाली की रक्षा करने के लिए सरकार संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध है। इस पावन मौके पे जहां एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, दूसरी तरफ उसी वक्त भारत के तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इंसानियत के दुश्मन, मानवता के दुश्मन, वो आतंकवादी जो अपने धर्म के नाम पर मासूम निहत्थे लोगों की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या करते हैं, उन आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में कुछ तीर्थयात्री जो एक बस में आ रहे थे, उनकी बीच सड़क पे ठीक उसी वक्त हत्या की। ये आतंकवाद का एक बहुत ही सैड और दुख भरा चैप्टर है। 9 तारीख की शाम को अगर आप कभी कश्मीर गए हैं तो बहुत तमाम हिंदू, आपने देखा होगा, वैष्णो देवी जाते हैं, जो कि जम्मू से कटरा जाते हैं, कटरा से फिर वैष्णो देवी चढ़ के यात्रा करते हैं। लेकिन उसके आसपास, इसको देव भूमि बोलते हैं जम्मू के पूरे एरिया को, उसके आसपास और भी बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, जिनमें से एक है शिवखोरी। शिवखोरी में गुफाएं भी हैं और शिवखोरी नाम से आप समझ गए होंगे, शिव की उपासना करने वाले लोग वहाँ जाते हैं और उसके लिए टूरिस्ट बसेस और तमाम टैक्सी और व्यवस्थाएं होती हैं। 9 तारीख को इसी तरह से एक बस, जिसमें कि ये तीर्थयात्री पिलग्रिम्स जब शिवखोरी से कटरा की तरफ आ रहे थे, शाम को ठीक उसी वक्त जबकि प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति भवन में, उनके ऊपर बीच सड़क पे टेररिस्टों ने खड़े होकर गोली चलाई, जिससे सबसे पहले वो गोली लगी ड्राइवर को और बस आउट ऑफ कंट्रोल हुई और नीचे गिरी और उसमें बैठे जितने यात्री थे, कुछ उसकी खिड़की से बाहर निकल के पेड़ पे ही गिर गए, कोई बाहर चट्टानों पे गिर गए, कई लोगों को अंदर ही चोट लग गई, कई लोग गोलियां लगने से मर गए। मरने वालों की संख्या 9 से 10 के बीच में बताई जा रही है, जिनमें विजय कुमार, अरुण कुमार जो कि कंडक्टर थे बस के, विजय कुमार ड्राइवर थे जो मर गए, 14 साल का अनुराग वर्मा। सोचिए 14 साल की उम्र, जब बच्चे बड़े होके इस दुनिया में जीने का पहला पादान समझ लीजिए, स्वतंत्र होके, इसके पहले कि ये कलियां खिल पाती, उनको किसी ने ध्वस्त कर दिया। रूबी यानी विमला देवी की बेटी पूजा सोहनी, टीटू सोहनी, जो कि 2 साल का बच्चा था, 2 साल का मासूम बच्चा। आप देखिए इसकी शक्ल, क्या ये इस धरती में इन आतंकवादियों के द्वारा मौत के घाट उतार जाने के लिए आया था? आप खुद सोचिए। राजेंद्र प्रसाद, ममता सोनी एंड शिवम गुप्ता, इन सब लोगों की मौत इस आतंकवाद में हुई है। आजकल कुछ ऐसी प्रथा सी हो गई है कि जब तक ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं हो, अभी अगर ये 150-200 का नंबर होता तो सारी दुनिया में भूचाल आ गया होता। चूँकि ये 10 का नंबर है, लेकिन ये मत भूलिए उनमें से 33 लोग जो हैं वो इंजर्ड है और हॉस्पिटल में हैं। तो वो 33 लोग बिल्कुल मौत की कगार पे खड़े हैं या मौत के दरवाजे पर जाके वापस आ गए, क्योंकि योजना तो इन सबको मारने की थी। और ये टेररिज्म का एक पुराना पैंतरा है। जब पंजाब में टेररिज्म चल रहा था, आपने सुना होगा, जो लोग शायद 1980 के पहले पैदा हुए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं है वो जान जाएं, कि पंजाब और दिल्ली के बीच में जो बसें होती थी हरियाणा के लिए, उन बसों को दिन दहाड़े रातों रात रोक दिया जाता था। एक बड़ा फेमस स्वराज माजदा का केस है और उसमें से लोगों को उतार उतार के मारा जाता था। लेकिन ये चलती बस को बीच सड़क पे खड़े होकर ड्राइवर को गोली मारना, उसके बाद बस कई फीट नीचे गिर जाए और लोगों को गोली मार के मार डालना, ये बहुत दिनों बाद हुआ है।
और ये इसलिए भी लोगों को आश्चर्य हुआ क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम जो एक उसका प्रवाह है उसमें शामिल हो रहा था, वहाँ इलेक्शंस हुए हैं, अभी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, और ठीक उसी वक्त जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। बात मैं आज आपको जो बताने जा वाला हूँ वो एक अलग पहलू है और मेरी समझ है। नंबर वन, मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ। नंबर वन, मैंने जितना रिसर्च किया, जो मैंने पुलिस वालों से बात की, इंटेलिजेंस वालों से बात की, लोगों से बात की, विक्टिम से बात की, और जो खुद मेरी अपनी एक पढ़ लिख के रिसर्च करके जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी, वो ये है कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी तब तक नहीं फैल सकती है जब तक कि उसको लोकल सपोर्ट ना हो। ये बात अक्सर आप देखिए हर तरह की सरकारें डिनाई करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इससे सरकारें बहुत एक्सपोज होती हैं, उनकी इंटेलिजेंस सर्विस, उनकी पुलिस बहुत एक्सपोज होती है। लेकिन ये सत्य है, ये संभव ही नहीं है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि जब तक लोकल लोग एज इन्फॉर्मेंट्स शामिल ना हो तब तक आप आतंकवाद पनप ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, अगर ये मान भी लिया जाए कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, हालांकि मेरा पूरा विश्वास है इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ये लोकल कश्मीर के ही आतंकवादी हैं। आप खुद सोचिए कि एक आतंकवादी का जो गिरोह है उनको पहले स्काउटिंग करनी पड़ती है, उनको मार्क करना पड़ता है, और उसके बाद वहाँ रहने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। तो जब तक लोकल इन्फॉर्मेंट्स नहीं होंगे, लोकल लोगों ने अपने घर में नहीं रखेंगे, ये मार के कहाँ गए होंगे आप खुद सोचिए, भागे होंगे कहीं पे, तो कहीं तो शरण, कहीं तो इन्होंने जाके शेल्टर लिया होगा। क्या इसमें लोकल पुलिस इन्वॉल्व है? मेरा ऐसा विश्वास है जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पुलिस विद इंटेग्रिटी एंड लॉयल पुलिस फोर्स है। मैं अगर लास्ट दुनिया में किसी पे शक करना होगा तो मैं जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस पे शक करूँगा। ये भी संभव नहीं है कि आर्मी के जो लोग हैं वो इनको सपोर्ट करते होंगे। ये भी संभव नहीं है कि जिन लोगों का टेररिज्म के अगेंस्ट जिनकी लाइफ की लड़ाई है वो इनको सपोर्ट करते होंगे। तो आप ये सोचिए कि अगर इन सबको अलग कर दिया जाए तो बचा कौन? तो बचे वो लोग जो कहीं ना कहीं दिल में ऐसा मानते हैं कि टेररिज्म के थ्रू अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं, ये आप खुद सोचिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था उसमें ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि सारे आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। ये सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे जो इतने इंटरव्यूज़ हैं विक्टिम्स के, उसमें जो पता चला कि उनकी खबर देने वाले, उनको मरवाने वाले, उनको मारने के लिए साजिश करने वाले बड़े सारे फेमस केसेस हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। उसमें उनके पड़ोसी, बचपन के दोस्त, वो किराने वाला जिससे वो रोज़ सुबह शाम दूध चाय पानी खरीदते थे, वो रेस्टोरेंट वाला, कुछ उनके काम साथ में काम करने वाले, मतलब हर केस में इसके पीछे वो लोग इन्वॉल्व थे जो पे आपने भरोसा किया, विश्वास किया। ये तभी संभव है जब आप किसी पे विश्वास करें, तब वो आपको पीछे से गोली मार सकता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोकल इस वाक़ये में जो अभी हुआ है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 100% बिना सरकार के कुछ लोग इन्वॉल्व हों, बिना कोई लोकल अथॉरिटीज़ और लोकल इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हों, ये संभव ही नहीं है। कोई भी ऐसा करता नहीं, और इस सारे वर्ल्ड में टेररिज्म ऐसे ही ऑपरेट करता है। तीसरी चीज़ जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अल तकिया। और ये अल तकिया, जैसे ट्रस्ट की बात मैंने की, क्यों ऐसा होता है? जिसको आप अपना दोस्त, अपना हमदर्द या अपना बचपन का सहपाठी या अपना साथ में काम करने वाला समझते हैं, वही आपको धोखा देता है। वो धोखा इसलिए नहीं देता है कि अचानक उसका मन बदल जाता है, ये एक स्ट्रैटेजी है। चूँकि इस्लाम पनपा वॉर्स में, कबीले, कई सारे कबीले थे जो आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे के रिसोर्सेज पे हक जमाना चाहते थे, और धीरे धीरे फिर उसका एक पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट बना, जिसमें फिर बड़ी आर्मीज़ हुई और फिर उनका क्रिश्चियनिटी के साथ, जूडाइज़्म के साथ, अब हिंदुज़म के साथ, और दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं उनके साथ उनकी लड़ाई चलती रही है। एंड दैट्स वाई इस्लाम टुडे इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द रिचेस्ट रिलीजन्स ऑल्सो। उसमें एक स्ट्रैटेजी जो कि एक ट्राइबल स्ट्रैटेजी थी, लेकिन लोग उसे आज भी कंटिन्यू करते हैं
क्योंकि जो मोनोथेइस्ट रिलीजन्स होते हैं, जो अब्राहमिक रिलीजन्स होते हैं, वो एक बार किताब लिख दी तो कभी उसमें कोई बदलाव नहीं लाते, बदल ही नहीं सकते, उनको अथॉरिटी नहीं है। और जो चीज़ 1000 साल पहले करेक्ट थी कि भाई आप लड़ाई लड़ रहे हैं कबीलों के बीच में, तो एक दूसरे को धोखा दे के बहरूपिया बन जाके, जैसे ठग लोग इंडिया में किया करते थे, ग्रैंड ट्रंक रोड पे अलग अलग रूप बना लेते थे, बहरूपिया बन जाते थे और आपको लूट लेते थे। इसी तरह से अलतकिया का मतलब ये है कि जिसको आप दुश्मन मानते हो उससे झूठ बोलो, उसके सामने मुस्कराओ, उससे बहुत अच्छा बर्ताव करो, उसके हमदर्द बन जाओ, उसको ये लगे कि आप उसके दोस्त हैं, और बाद में जब मौका देख के उसकी पीठ पे छुरा भोंक दे। मैं सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, अलतकिया की और बहुत सारी ट्रिक्स हैं और टैक्टिक्स हैं। ये अलतकिया जो है ये कश्मीर के जेनोसाइड में बहुत मेजरली यूज़ किया गया, लोगों को धोखा दिया गया, उनको बताया नहीं। एक दोस्त आया, उसने कहा चलिए आओ अपन बाहर चलते हैं, बात करते हैं। प्रेमी जी जो थे उनका ऐसी तरह से मर्डर हुआ था, उनका और उनके बेटे का। कुछ लोगों ने कहा कि आप अपना जितना घर का कीमती सामान है हमारे घर रख लीजिए, हम आपके हमदर्द हैं, यू कैन ट्रस्ट अस। और उनको कि आइए चलिए आपको रखवाते हैं, और उनको घर से निकाल के ले गए उनका बेटा और वो, क्योंकि उनकी आँखों की थोड़ी प्रॉब्लम थी। और वो प्रेमी जी जिनने इतना काम किया था अपने मुस्लिम दोस्तों के लिए, कम्युनिटी के लिए, उनको बाहर ले गए। और उनको आपने सुना होगा, हमारी फिल्म में कश्मीर फाइल्स का इंटरवल सीन है, पेड़ पे कीलों से गाड़ दिया, उनकी आंखें निकाल ली, सिगरेट के बट से उनको जला दिया। इतनी निर्मम हत्या उनकी हुई थी जो ईश्वर किसी को भी ना दे। अब आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं, अगर ये अलतकिया और इतना ज़्यादा ये हिंदुज़म के अगेंस्ट है, या हिंदूज़ के अगेंस्ट है, या इंडियंस के अगेंस्ट हैं, रिलीजन को अगर बीच में ना लाएं, तो इतने लाखों टूरिस्ट कैसे जा रहे हैं, इतना रिकॉर्ड क्यों बन रहा है? तो ये मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये टूरिस्ट अभी जाना चालू हो गए। टूरिस्ट वहाँ पे जब आतंकवाद चल रहा था तब भी जाते थे और सेफ रहते थे। आप बड़ी रेयरली आपने सुना होगा किसी टूरिस्ट का कुछ हो। ये भी एक अलतकिया का पार्ट है, क्योंकि टूरिस्ट से एक पैसा चलता है, इनकी इकॉनमी चलती है। जम्मू कश्मीर में और तो कोई इकॉनमी है नहीं। तो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपको उन्हीं जगहों पे ले जाया जाएगा। 4-5 आपको कश्मीर ले जाएंगे, वहाँ पे कोई एम्पोरियम में ले जाएंगे, आपको खाने पीने की अच्छी जगह ले जाएंगे, आपको डल लेक पे ले जाएंगे, उसके बाद फिर आपको गुलमर्ग ले जाएंगे, आपको पहलगांव ले जाएंगे, ज़्यादा हुआ तो सोनमर्ग ले जाएंगे। ऐसी 5, 6, 7 गिनी चुनी जगह पे आपको ले जाया जाएगा, जहाँ पे सब कुछ खूबसूरत है, टूरिस्ट फ्रेंडली है। आप भी बर्फ़ में एक दूसरे को बर्फ़ के गोले मारते हुए फ़ोटो खींचेंगे। डल लेक एनीवेज हेवनली, आप खुश होके ही लौटेंगे। लेकिन वो इसलिए किया जाता है, दे वांट टू प्रेजेंट दिस फसाड इन फ्रंट ऑफ यू। आपने देखा होगा, अब आप कहेंगे कि भाई आजकल तो नई सरकार जब से 370 हटाया आर्टिकल, तब से देखिए लाल चौक पे हिंदुस्तान के झंडे फहरा रहे हैं। तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ क्यों झंडे फहरा रहे हैं। आप ये कहेंगे कि कई सारे ऐसे लोग थे जो पहले अगेंस्ट थे, लेकिन अब तो देखिए वो भी सरकार के साथ जुड़े और बड़ी तारीफ़ करते हैं। आपने शाइला रशीद जैसे कुछ नाम देखे होंगे जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे के आंदोलन में JNU में शामिल थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनने ये नारे लगाए कि नहीं लगाए, मेरे पास ऐसी कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उस मूवमेंट का, जिसको कि भारत तेरे टुकड़े होंगे मूवमेंट का नाम दिया जाता है, बट लेट मी पुट इट इन माय ओन लैंग्वेज, जो अर्बन नक्सल्स ने स्टूडेंट्स को अपने कब्जे में करके JNU में जो एक मूवमेंट चलाया था जो कि डिवाइसिव था नेचर से, उसमें शाइला रशीद सबसे आगे थी, कन्हैया कुमार, उमर खालिद और शाइला। इनने जी भर भर के हर किसी को गाली दिए और अचानक इनका हृदय परिवर्तन हो गया। इसको अगर आप हृदय परिवर्तन समझते हैं तो आपको मुबारक। आप मुझे कन्विंस ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये भी एक अलतकिया का टैक्टिक है। ये आपको आज नहीं, एक दिन समझ में आएगा। मेरी इतनी सी क्लिप्स अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके रख लीजिए। एक न एक दिन ये सारे जितने आपको कश्मीर के लोग हमदर्द दिख रहे हैं भारत सरकार के, BJP के और हिंदुओं के, ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, ये अलतकिया का एक सफिस्टिकेटेड वर्जन है। तो इसलिए मैं तो ये न्यू एज इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। और मेरी एक और समस्या, मैं उन लोगों को भी नहीं ट्रस्ट करता हूँ जो पाकिस्तानी बहुत बढ़ चढ़ के हमसे भी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा
भारत का समर्थन करते हैं, कश्मीर के अगेंस्ट बोलते हैं, उसमें भी ना पड़िए। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो आप भी तो एक दो ऐसे लोगों को प्लांट करने में आपका क्या जाता है, जो जाएं और उसके इन्फॉर्मेंट बन जाएं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाएं और आपकी धोखाधड़ी जो सिनिस्टर कॉन्स्पिरेसी है उसमें शामिल हो। ये कोई बहुत ऐसी बात तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जिस पे आप विश्वास ना कर सकें। इलेक्शंस में आपने देखा होगा कई बार फॉल्स कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया जाता है जिनके नाम मिलते जुलते। ये गुमराह करने की वॉर टैक्टिक्स हैं और ठीक भी है। सेंजू ने भी द आर्ट ऑफ वॉर में लिखी हैं इस तरह की बातें, चाणक्य ने भी बताई हैं इस तरह की बातें, और ये कोई गलत बात नहीं है बहरूपिया बन के लोगों को ठगना, लूटना। लेकिन कश्मीर बहरूपिया बन के किसी को ठग लेना एक बात होती है, लेकिन आतंकवाद बंदूकों से 2 साल का बच्चा, देखिए आप खुद देखिए इसकी शक्ल, उन पे गोली चला देना, ये मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल इनह्यूमन, बारबैरिक और बहुत ही ज़्यादा निंदाजनक काम है। तो ये जो पूरा कश्मीर में एक चल रहा है, आपने सुना होगा एक टीचर को मार दिया, और ये पूरा का पूरा अटैक हिंदूज़ के अगेंस्ट है, जो जिनको ये लोग इंडियंस बोलते हैं। इंडियंस मतलब जो कश्मीर के असली मुस्लिम सिटीजन्स नहीं हैं, उनके अगेंस्ट एक वॉर है। और ये वॉर, आप टेलीविज़न मीडिया क्या बोलता है, 9 बजे की न्यूज़ क्या बोलती है, उस पर मत जाइएगा, वो सत्य नहीं है, उनका एक अलग झूठ है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो टीवी में बैठ के बस दे डू इट, लेट्स नॉट फॉल इन दैट ट्रैप। पर मैं आपको बताऊं ये एक बहुत डेंजरस गेम है। अगर नहीं है तो क्या कारण है कि इतनी हर 100 मीटर या 50 मीटर, मुझे एग्जैक्ट नहीं, मेरे ख्याल से 100 मीटर में या 50 मीटर्स में आप देखेंगे इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के लोग बड़ी बड़ी मॉडर्न बंदूकें लेके कश्मीर में खड़े रहते हैं। इट लुक्स लाइक एन आर्मी कैंप। इन सब के बावजूद आर्टिकल 370 हटने के बाद, लाल किले में भारत के झंडे लगने के बाद, इतना एक माहौल है कि अरे अब कश्मीर तो जो है वो काशी की तरह हो गया जहाँ एवरीबडी इज़ वेलकम, आइए। इतना सब होने के बाद मुझे एक बात बताइए, आप जो देख रहे हैं मेरा ये पॉडकास्ट, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप कश्मीर जाके वहाँ सेटल हो जाएं? जैसे आप कई लोग प्लान करते हैं चलो गोवा में एक घर बना लेते हैं। क्या कोई भी आदमी हिंदुस्तान में ये कल्पना कर सकता है कि वो जाके कश्मीर के किसी भी पार्ट में अदर दैन जम्मू सिटी कहीं भी जाके एक घर बना ले? नहीं घर बना ले तो एक छोटी पान की दुकान खोल ले, कोई भी बिज़नेस खोल ले, या कुछ नहीं, चलिए आजकल तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या इन्फ्लुएंसर्स क्यों नहीं जाके जन्नत में कश्मीर में एक अच्छा सा एक अपार्टमेंट ले ले और वहाँ पे बैठ के अपने सारे कंटेंट बनाए? क्या किसी में इतनी हिम्मत है? क्यों नहीं है? आप खुद सोचिए। क्या एक भी कश्मीरी पंडित जो कश्मीर जाके रहना चाहता है, जिसके लिए इतने साल से लड़ाई चल रही है, जाके पिछले 5 साल में क्या वहाँ जाके बसा है? और छोड़िए बसना, क्या वहाँ पे बिना सिक्योरिटी के जा सकता है, रह सकता है? ऐसे 1-2 दिन के लिए होटल में रुक के टूरिस्ट बन के जाना, तो देखिए कश्मीर से अच्छी कोई जगह नहीं है। संभावना है कि आप काशी जाएं, इलाहाबाद जाएं, प्रयागराज जाएं, वहाँ आपकी जेब कट जाए, आप दिल्ली जाएं तो पक्का कोई आपको बेवकूफ़ बना दे, लूट ले, बम्बई आएँ और आपका सारा पैसा गायब हो जाए, सूटकेस गायब हो जाए, ये बहुत संभावना है। लेकिन कश्मीर में ये संभावना नहीं। कश्मीर में टूरिस्ट इज़ लाइक गॉड क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था टूरिस्ट से ही चलती है, और दैट्स वाई दे कैन नेवर गिव अ बैड नेम। ये अल तकिया का ऑपोजिट साइड है। अब सवाल ये उठता है कि हम, ठीक है, अब इतने साल से कश्मीर की समस्या चल रही तो चलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हमें क्या लेना देना? हमारी ज़िंदगी तो बम्बई बेंगलोर के आईटी सेंटर में अच्छी गुजर रही है, हमारा क्या लेना देना इससे? अब मैं आपको एक लास्ट में एक बात बताता हूँ। मैं अगली फिल्म जो कर रहा हूँ उसका नाम है द दिल्ली फाइल्स, और ये बंगाल बेस्ड है, और मैंने बंगाल में पिछले 2-3 साल से काफ़ी टाइम गुजार रहा हूँ। थोड़ा उसको अंडर द कवर रखता हूँ, खामोश रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि वहाँ भी इस तरह की कई पॉकेट्स हैं जहाँ पे इसी तरह की मानसिकता डेवलप हो रही है। वो मानसिकता ये है कि हम भारत के पार्ट नहीं हैं, हम इन लोगों से अलग हैं, और ये एक एंटी हिंदुइज्म, एंटी इंडिया एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है। और इस माइंडसेट को सपोर्ट करने वाले हैं अर्बन नक्सल्स, जिन लोगों ने कश्मीर, आप देखिए अभी ये हुआ जो रियासी में, इसके बारे में आपने देखा होगा जनरली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, मीडिया के जो लोग हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये जनरली इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं कभी।
दे कीप क्वाइट, और अगर फंस जाएंगे मजबूरी में, प्रेशर में उनको बोलना पड़ेगा, तो एक दो लाइन ऐसी कर्टसी की लिख देंगे कि हाँ भाई उनके जाने से बड़ा अफसोस हुआ, गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक इमोशनल आपने एजिटेशन या मूवमेंट देखा होगा ब्लैक लाइव्स मैटर में या ऑल आइज़ ऑन रफ़ा में, अभी आप पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी ऑल आइज़ ऑन रफ़ा इस तरह से जैसे कि बम्बई के किसी सबर्ब में कोई अटैक हो गया हो जहां वो लोग रहते हैं, बैंड्रा में या वर्सोवा में। लेकिन ये आपको इमोशन इंटेंसिटी इस मामले में नहीं मिलेगी, और उसके पीछे रीज़न ये है कि अर्बन नक्सल्स जो हैं वो बेसिकली एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो नैरेटिव है उसको एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देते हैं। फिर उनकी जो दूसरा फ्रंट ऑफिसेज हैं वो देते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, और तीसरा जो है वो देता है ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। तो एक लेवल पे पैसा, आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन, और जो चौथी इनकी जो फ्रंट ऑफिस है वो इनको इंटरनेशनल नेटवर्क सपोर्ट देता है। तो 4 हो गए। पहला आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो कि मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, बॉलीवुड, ये सब हो जाएगा। दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट जिसमें अलग अलग तरह की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जो कि पैसा प्रोवाइड करती हैं, एनजीओज भी हैं इसमें, कई सारे ट्रस्ट हैं, कई सारे इंटरनेशनल चेन्स हैं। थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट जिसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इन लोगों को। और फिर एक है पॉलिटिकल सपोर्ट। पॉलिटिकल सपोर्ट ये है कि हर समय गवर्नमेंट को पिन डाउन करना, सिक्योरिटी को पिन डाउन करना, कॉर्नर करना मतलब, और आर्मी के अगेंस्ट, सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक नैरेटिव क्रिएट करना कि तो आतंक करती है। इसीलिए मैंने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाया था एक सत्य कि किस तरह ये लोग आर्मी के कपड़े पहन के जाके लोगों को मारते हैं। तो बंगाल में भी एक इस तरह की स्थिति क्रिएट हो रही है जो मेरे को ऐसा लगता है अपने सेकंड या थर्ड स्टेज में है। तो फर्स्ट स्टेज होता है एक नैरेटिव क्रिएट करना, सेकंड फिर एक गैसलाइट करना, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना कि एक लड़ाई झगड़ा किसी के बीच में क्लैश करवा देना, और एक इसने किया कि उसने किया, इसने क्या किया उसने किया, आपको लगेगा दोनों ही झूठ है जबकि ऐसा तो संभव नहीं है, और आप उससे इनडिफरेंट हो जाएंगे, आप उसको इग्नोर करने लगेंगे। इसलिए देखिए बंगाल है उसमें एग्जैक्टली जिस तरह की कश्मीर में इलेक्टोरल वायलेंस होती थी इलेक्शंस के वक्त में, उस तरह की वायलेंस होने लगी है, भयंकर वायलेंस होती है वहाँ पे। और आप अभी गूगल कर लीजिए, जब सुनते सुनते मेरे को, हाईएस्ट वायलेंस जो है इलेक्शन के टाइम में होती है, और बारबैरिक। और दूसरी चीज़ जो है एक पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा गढ़ा जा रहा है कि जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके आए, नहीं वो इन्फिल्ट्रेट करके नहीं आए, जो एक डेमोग्राफिक चेंज स्लोली बिल्कुल कश्मीर की तरह हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो एक जोग्राफिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड एजुकेशनल लेवल पे जो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है उसको डिनाई कर देना, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। कश्मीर में भी यही हुआ था, सब लोगों ने इन 3 चीज़ों को डिनाई किया था। और चौथा जो इसका पिलर है वो है मीडिया, इन्फॉर्मेशन। अब तो इन्फ्लुएंसर्स जुड़ गए उसी मीडिया में, यूट्यूब भी जुड़ गया है। तो मीडिया आपको कितनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से बरखा दत्त जी ने, जो उस वक्त बहुत एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थी, आज मत जाइए, बट एट दैट टाइम शी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉइस, उन्होंने एक गलत नैरेटिव क्रिएट कर दिया था कि तो जो जेनोसाइड हुआ है और जो माइग्रेशन हुआ है कश्मीरी हिंदुओं का, ये तो ऑपरेशन की कहानी है, एग्जैक्टली जैसा मोपला में इन्हें क्रिएट किया था। ये ऑपरेशन है, ये क्या है कि हिंदू लोग बड़े ज़मींदार थे और उनके अगेंस्ट ये गरीब मुस्लिम लोगों ने असर्शन किया है, अपनी हक की आवाज़ उठाई है। देखिए अब आप इसको समझिए, केरला में मोपला में यही फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया आज से 100 साल पहले। बंगाल में जब नक्सल मूवमेंट चालू हुआ तो भी यही नैरेटिव क्रिएट किया गया, और तीसरा कश्मीर में यही नैरेटिव किया गया, और यही अब घूम फिर के वापस बंगाल में आ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी फीलिंग है, प्लीज़ ऐसा मत मानिए, ये सत्य है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आई एम वार्निंग यू कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंगाल जो है वो कश्मीर के बाद एक नई लेबोरेटरी बन रहा है। और ऐसा ना हो कि जिस तरह, आप मुझे बताइए, आप इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे जो सुंदरबन का संदेश खाली वगैरह का जो पूरा एरिया है, क्या आप कभी प्लान करते हैं तो क्या आप बिना किसी फियर के, बिना किसी आशंका के वहाँ पे जा सकते हैं? You will think twice before doing that, and I have to think hundreds of times before doing that. मेरे तो अगेंस्ट पूरी गवर्नमेंट लगी रहती है उनकी, बट थिंक अबाउट इट। और आप अगर एक यूनिवर्स में आवाज़ फेंकेंगे, आप अगर एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे, लोगों को सावधान करेंगे, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ,
तो आप देखेंगे कि यंग बच्चे जो हैं बड़े रिसेप्टिव हैं, वो समझेंगे, बंगाल के ही लोग समझेंगे। एक मैं आपको लास्ट में क्रिएटिव बात कहना चाहता हूँ कि जो ये कश्मीर में हादसा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब लोग चिल्ला चिल्ला के टीवी में बैठ के सारी की सारी जो कम्युनिटी है, एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसी को उठा के हम इतने अग्रेशन के साथ उन्हीं को गाली देने लगे कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़े। आपका पर्पस क्या? हमारा पर्पस है भारत की अखंडता, हमारा पर्पस है भारत के सिविलाइजेशन की जो ग्रेटनेस है वो सारी दुनिया तक पहुंचे, हमारा पर्पस है भारत की इकोनॉमी काफ़ी सक्सेसफुल हो, हमारा पर्पस है हम खुश रहें, प्रसन्न रहें जहाँ भी रहें। लेकिन अगर आप इस बात को बिना समझे सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव या ट्विटर जैसी जगह पे सिर्फ आरटी के लिए या फॉलोअर्स के लिए या लाइक्स के लिए गाली गलौज करेंगे तो इसका आप ही को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रेटेजिक हैं, दे आर इन अ वॉर, उनके पास स्ट्रेटजी है, टैक्टिक्स हैं। आप सिर्फ ऐसे हाँ यू गाली गलौज और ये देखो मैंने ये बोल दिया, मैंने, आपके पास ना तो कोई स्ट्रेटजी ना टैक्टिक है, मेरे पास है। इसीलिए आप देखिए मैं लगातार फिल्में बना रहा हूँ, मैंने कश्मीर फाइल बनाई, हज़ारों स्पीचेस दी, तमाम आर्टिकल्स लिखे, कश्मीर अनरिपोर्टेड हमने पूरा एक फैक्चुअल वेब सीरीज़ बनाई जो जी पे आती है, मैं बंगाल फाइल्स बना रहा हूँ, उसका रिसर्च कर रहे हैं, आई एम राइटिंग बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, मैं अर्बन नक्सल्स के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। मैं एक फिल्म मेकर और स्टोरी टेलर हूँ, तो मैं अपने जो मेरा क्राफ्ट है, जो मेरा स्किल है, मैं अपने स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहा हूँ इसको काउंटर करने के लिए। आई एम ऑल्सो इन द वॉर ऑफ नैरेटिव लाइक अ सोल्जर विद अ टैक्टिक, लॉन्ग टर्म विजन, और मेरी अपनी एक छोटी मोटी जो भी आर्मी है, अपना इकोसिस्टम है। ये वॉर है नैरेटिव का, इससे लड़ने के लिए आप गाली गलौज करके चिल्ला के मुस्लिम्स को गाली दे के कभी जीत नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपकी हार निश्चित है, और आपके देखते देखते बंगाल भी आपके हाथ से निकलेगा, केरला के कुछ पार्ट्स निकल जाएंगे, और भी कंट्री के कई सारे पॉकेट्स हैं, इनने जो वादा किया था 500 मिनी कश्मीर बनाएंगे वो भी सफल हो जाएगा। इसको पाकिस्तानी बोलते हैं अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑफ पार्टीशन, और अगर आप कश्मीर और बंगाल के कई इलाकों को ध्यान से देखें तो आपको इस समझ में आएगा। या इसको एक सवाल की तरह मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कश्मीर और बंगाल के पॉकेट्स को देख के मुझे ये बताइए कि जो पार्टीशन 15 अगस्त 1947 को हुआ था, क्या वो ख़त्म हो गया है? वो जो टू नेशन की थ्योरी थी, जिन टू नेशंस के कारण कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग नेशन में रह सकते हैं, एक साथ नहीं, इसलिए उनका पार्टीशन आवश्यक है, क्या आपको लगता है वो टू नेशन थ्योरी ख़त्म हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं आज वो 3 नेशन 4 नेशन थ्योरी बन गई हो? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पिछले 3 साल से हम रिसर्च कर रहे हैं, और अल्टीमेटली अब उसका रिसर्च ख़त्म हो चुका है, अब स्क्रिप्टिंग हो गई है, और द दिल्ली फाइल्स अगले साल 2025 के लास्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगी, और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। गुस्से के मारे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, और वो गुस्सा आपको इसलिए आएगा, अफसोस इसलिए होगा क्योंकि जब आप कुछ कर सकते थे आपने किया नहीं। कश्मीर में 30 साल पहले हम कुछ कर सकते थे, हमने किया नहीं, लेकिन आज आप कर सकते हैं। उठिए, समझिए, अपनी स्ट्रेटजी अपने स्किल और क्राफ्ट के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक वॉर स्ट्रेटजी और टैक्टिक बनाइए, एंड लेट्स गिव अ गुड आंसर टू दीज टेररिस्ट्स in a very non-violent way. Rest is up to you. Thank you very much.